औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि आज जन्मदिन है शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुहर्रम अल हराम की वजह से इसको नहायत ही अक़ीदत व एहतराम के साथ मुहर्रम का एहतराम करते हुए कोई बहुत बड़ी सेलिब्रेशन नहीं कर रही है। लेकिन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, जो कि इस मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म थी और उनको दुख्तर मशरिक़ का लक़ब भी दिया गया, डॉटर ऑफ द ईस्ट उनको मोहतरमा को कहा जाता था। और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो जमहूरियत के लिए जद्दोजहद थी, जो मार्शल लॉ के अदवार में जिस तरीके से उन्होंने डट कर डिक्टेटर का मुकाबला किया और जिस तरीके से उन्होंने कैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त की और जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, जमहूरी इक़्तिदार के लिए और लोगों के लिए जद्दोजहद की, उसकी इस पूरे ख़ित्ते में कोई मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान में मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, ख़वातीन के लिए फ़र्स्ट वुमेन बैंक हो, ख़वातीन के लिए वुमेन पुलिस स्टेशन हो, ख़वातीन के लिए लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम हो, या ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए जो जद्दोजहद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने की और पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए जो उन्होंने जद्दोजहद की, और जिस तरीके से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा अपने वालिद कायद अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के मिशन को आगे लेकर चली। ये उस वक्त के जनरेशन को तो पता है, लेकिन आज की जनरेशन जिन्होंने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को नहीं देखा हुआ है, उनको ये चीज़ बताने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में इतनी निडर लीडर, इतनी निडर खातून लीडर और इतनी निडर पूरे दुनिया की अजीम लीडर जो है वो हमारी कायद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी। हमें दुनिया में पाकिस्तान की जो पहचान थी, अगर आप कहीं बाहर जाते थे तो जब बोलते थे आप शुरू में कोई कहाँ से आए हैं, तो जब आप बोलते थे पाकिस्तान से आए थे तो कहते थे कि जो बेनज़ीर भुट्टोज़ कंट्री। तो इस हद तक जो है पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान की पहचान जो है वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को समझती थी। तो आज हम नहायत ही अक़ीदत व एहतराम के साथ उनको ख़राज तहसीन भी पेश करते हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को। और मैं समझता हूँ कि ये एक हम सब के लिए, हमारे नौजवान नस्ल के लिए है कि ऐसे निडर बहादुर लीडर जिनको जब पाकिस्तान आई 18 अक्टूबर को, उनको थ्रेट्स भी थे और थ्रेट्स के बावजूद पाकिस्तान आई अपनी मुल्क में जमहूरियत के लिए, और फिर उनमें उन बुज़दिलों ने, उन दहशतगर्दों ने उनको पिंडी में शहीद किया। तब भी मोहतरमा को थ्रेट थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने अवाम से दूर नहीं रहूँगी। तो पाकिस्तान में, और वाहिद अगर कोई सियासी जमात पाकिस्तान में, अब आजकल भले कितनी भी जमातें बन जाएं, कितनी भी जमातें अपने नए नज़रिए दे दें, लेकिन वाहिद जमात पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसकी लीडरशिप ने जो है वो जान के नजराने दिए। इसके अलावा पाकिस्तान में कोई ऐसी जमात नहीं जिसकी पूरी की पूरी लीडरशिप ने जान के नजराने दी हो। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो इस पूरे पाकिस्तान की वाहिद सियासी जमात है जिसने जमहूरियत के लिए, अवाम के हुकूक़ के लिए, जिसकी लीडरशिप ने अपने जान के नजराने दिए। तो ये क्रेडिट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है। तो आज के दिन में हम उनको ख़राज तहसीन भी पेश करते हैं। आज एक और पाकिस्तान के लिए एक अहम दिन है, जैसे कि आपके इल्म में है कि जो अमन के लिए जो पाकिस्तान की कोशिशें थीं, अमन के लिए पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया, उसकी जो है साइनिंग्स भी हो गई, लेकिन अब उसकी जो उसका जो एक और फॉर्मेलिटी वो पूरी होने जा रही है आज और कल में। तो ये भी पाकिस्तान के लिए नहायत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम सलाम पेश करेंगे अपनी पूरी पाकिस्तान की लीडरशिप को, और ख़ुसूसी तौर पे मैं कहूँगा कि इसमें सबका रोल रहा है। ख़ुसूसी तौर पर हमारे जो चीफ़ ऑफ डिफेंस सर्विसेज जनरल आसिम मुनीर साहब, उनकी बहुत ज़बरदस्त किस्म का उनका रोल रहा है। मुल्क के तमाम सियासी क़यादत, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं
मोहसिन नकवी साहब वो हों, पूरे पाकिस्तान की पूरी सियासी क़यादत की, अपोजिशन को भी मैं बोलूँगा, उनको भी सबको हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि आज पाकिस्तान को पूरी दुनिया में जिस तरीके से हमारे दुश्मन ममालिक चाहते थे कि हम पे कोई और ठप्पा लगे, लेकिन आज पूरे दुनिया में पाकिस्तान को एक अमन का मुल्क के तौर पर जो है वो पहचाना जाता है कि हम पीस लवर हैं। हम वो मुल्क हैं जिसने दुनिया में बड़े जो वो ममालिक जिनके आपस में बड़े मसले थे उनको आपस में एक टेबल पे बिठा के उनको हमने जो है वो बातचीत करवा रहे हैं और उनको हम लोग जो है वो मसाइल हल करा रहे हैं। हम अमन लेके आ रहे हैं, पूरी दुनिया में अमन लेके आ रहे हैं और इस अकॉर्ड का नाम भी उन्होंने इस्लामाबाद अकॉर्ड के नाम से किया है। तो इस्लामाबाद की आज पूरे दुनिया में जो पहचान है वो हमारी मौजूदा क़यादत की वजह से है। तो मैं सबको मुबारकबाद पेश करूँगा। मैंने कहा मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भी मुबारकबाद पेश करूँगा, मैं चीफ़ ऑफ हमारे जो डिफेंस सर्विसेज हैं जनाब आसिम मुनीर साहब उनको भी मुबारकबाद पेश करूँगा, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद पेश करूँगा, इंटीरियर मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद पेश करूँगा कि जिस तरीके से इन्होंने दिन रात बल्कि ना सिर्फ के पूरी दुनिया में अमन कायम करवाने में एक अहम किरदार अदा किया, लेकिन पाकिस्तान का नाम भी जिस तरीके से रोशन करने में जो है अहम किरदार अदा किया है, वो सब जो है मुबारकबाद के मुस्तहक है। आज एक और अफसोसनाक वाक़या उसकी भी मैं जिक्र करूँगा कि हमारे रुकन सिंध असम्बली सिटिंग नईम अहमद खरल साहब उनका रज़ा इलाही से इंतकाल हो गया है। तो उसके इंतकाल पे भी हम सब जो हमारे नहायत ही करीबी साथी थे, मुश्किल वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े होने वाले थे, हर मुश्किल वक्त में उन्होंने मुखालफों को बहुत इबरतनाक शिकस्त दी है। तो उनका आज इंतकाल हुआ है। तो असम्बली आज जल्दी जो है वो ख़त्म भी होगी और वो स्पीकर साहब अनाउंस करेंगे टाइमिंग, लेकिन जल्दी हम सेशन को ख़त्म करेंगे क्योंकि रवायत ये है कि जी जैसे ही किसी अगर सिटिंग मेंबर की डेथ होती है तो फिर असम्बली जो है वो कॉल ऑफ की जाती है, तो आज वो भी होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये आज नहायत अहम दिन है और इसमें हम उनकी जो पीपल्स पार्टी के लिए जदोजहद है और एक अच्छे जमहूरी वर्कर थे, उनके लिए हमारे सिटिंग MP थे, तो उनके लिए हम दुआ गो हैं और मग़फ़रत की दुआ भी मांगते हैं। अच्छा शर्जील साहब, यहाँ पे बजट पेश हो रहा था और आप नज़र नहीं आ रहे थे, तो आपके पीठ पीछे बहुत सारी बातें हो रही थी, आप कहाँ गायब थे? कौन सी क़यादत ने आपको कोई जिम्मेदारी दी थी, उसकी वजह से गायब थे या कोई किसी और काम में मसरूफ़ थे आप? देखिए जी, कौन सी क़यादत नहीं, मेरी एक ही क़यादत है। हाँ, लोगों की कौन सी क़यादतें होती होंगी, मेरी एक ही क़यादत है। मेरी लीडरशिप अगर कोई मुझे कोई काम असाइनमेंट देती है तो मैं उसमें होता हूँ, तो मैं वहीं पे था और मेरी लीडरशिप को पता था मैं कहाँ पे हूँ और काफ़ी लोगों को पता था, शायद आपको पता नहीं था। अच्छा शर्जील साहब, अपोजिशन ने सख्त एहतजाज किया पहले दिन, बड़ा खामोश और मुकमुका वाला एहतजाज लग रहा था। उन्होंने कहा सिर्फ कि शहरी इलाकों को नज़रअंदाज किया है आप लोगों ने, ऐसा क्यों? देख हमीद साहब, अपोजिशन जो है, एक तो मैं इसको अपोजिशन मानता नहीं हूँ और दूसरा इस अपोजिशन का जो इस वक्त हाल है वो आप भी देख रहे हैं, वो आपस में ही जो है गुत्थम गुत्था है, आपस में ही वो है। हम उनके लिए दुआ गो हैं। हम चाहते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस चले। मैं ज़ाती तौर पर कहता हूँ, मैं कहता हूँ हेल्दी अपोजिशन होनी चाहिए, आप पे तनकीद करने वाले होने चाहिए। हम डिक्टेटर नहीं हैं, हमारा वो माइंड सेट नहीं कि हम पे कोई तनकीद ना करे। ठीक है, अगर अपोजिशन तनकीद करती है अच्छी बात है, अगर हमारी कोई तो हमें हमारी गलतियाँ भी कोताहियाँ भी हमें बताए तो अपोजिशन ने तनकीद की है, अच्छी बात है, ऑप्शन करती रहे। लेकिन जो उनकी वो बात है वो गलत है। वो बजट स्पीच में आप सुनेंगे कि हम बताएंगे कि हमने हर इलाके की सिंध के लिए क्या किया है और अगर सिंध में सबसे ज़्यादा अगर कहीं खर्चा हो रहा है और सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का ख्याल किया जा रहा है तो वो शहर कराची है। शहर कराची में जितना जो है शहर कराची के लिए हम काम कर रहे हैं, उतना जो है मैं समझता हूँ कि हमने बाकी इलाकों के लिए शायद अभी उतना ना किया हो, लेकिन हमें सिंध का एक एक इंच जो है हमारे ऊपर हमारा फ़र्ज है और हम इसको करते रहेंगे। अच्छा सर, ये फरमाएं कि अभी ये चंद दिनों में ज़मीर अब्बासी और PRT और ये तमाम इशू आए, हालांकि मुझे मतलब ये फील हो रहा है कि क्या वजह है कि सिर्फ आपकी वजारत को टारगेट बनाया जा रहा है, क्योंकि गंदम स्कैंडल इससे ज़्यादा अरबों रुपये का था। इसके अलावा एक वज़ीर सईद मेमन कहते हैं कि मेरी वजारत में 20 अरब रुपये, वो कोई भी चीज़ इसको हाईलाइट नहीं, लेकिन ये जो BRT है ख़ास तौर पे टारगेट हो रही है, तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सियासी तौर पे आपको कम करने के लिए कुछ है या क्या है? अच्छा खैर, मैं आपको बताऊं, ऐसा कतई नहीं है। जहाँ तक आपने येलो लाइन की बात की, आपको मैं इल्म में दे दूं कि जो ऑफिसर था उसने एडवांस पेमेंट्स की थी। ठीक है, एडवांस पेमेंट का केस है ये कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स को एडवांस पेमेंटें की जो कि उन्होंने नहीं करनी चाहिए थी। हमारा एक एग्रीमेंट साइन होता है जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होता है, ख़ासतौर पे इंटरनेशनल फंडिंग का है, तो हमारा एक एग्रीमेंट साइन होता है। उसमें उनको
बिल्कुल कतन तौर पे एक लिखा होता है कि आपने किस कंडीशन में पेमेंट करनी है, वो भी एडवांस पेमेंट आप नहीं कर सकते। पेमेंट के लिए आईपीसी होती है, जब आप काम करता है कॉन्ट्रैक्टर उसने आईपीसी देनी है, फिर उसके बाद उस आईपीसी के बाद आपके कंसल्टेंट ने वो वेरीफाई करनी है, वेरिफिकेशन के बाद आप पेमेंट कर सकते हो। इन्होंने एडवांस पेमेंट की और उन्होंने किसी अपने और अथॉरिटी में उनकी थी, लेकिन वो ये मैं समझ ये मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी का केस है, ये जो है ये मिस अप्रोप्रिएशन का केस है। तो जब हमें पता चला तो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर को और चीफ सेक्रेटरी को मैंने बजाते खुद बताया मीटिंग में कि जी ये एक है हमारे ऑफिसर जो कभी नहीं है। उनके जाने के बाद हमें पता चला कि उन्होंने एडवांस पेमेंट्स किए हैं। फिर हमने हमारे महकमे के हमने सेक्रेटरी को बोला असद जामिन साहब को कि आप राइटिंग में लेटर लिखें चीफ सेक्रेटरी को। ये कंप्लेंट हमने राइटिंग में की, ये तो अभी एक्शन तो अब हुआ है, हमने ये मार्च में ही राइटिंग में कंप्लेंट्स की हुई हैं सारी चीज़ हमारे पर, और राइटिंग में लेटर हमने लिखा हुआ है। तो ये इसके कंप्लेंटेंट हम खुद हैं। तो ये कहना कि जी कोई और कर रहा है, तो उसके कंप्लेंटेंट भी हम खुद थे। हमने कहा कि जी ये मिस अप्रोप्रिएशन का केस है और ये एडवांस पेमेंट का केस है। अब एडवांस पेमेंट अगर और भी किसी महकमे में अगर हुई है आप बता रहे हैं तो उस पर भी एक्शन होना चाहिए और होगा। अगर किसी और महकमे ने में एडवांस पेमेंटें की हैं इस तरीके से, तो जो एक्शन यहाँ हुआ है एग्जैक्टली वही एक्शन वहाँ हम करवाएंगे। जो बीआरटी रेड लाइन है अब उसकी मिक्स लेन तो किसी हद तक शेप में आ गई है। जुलाई तक आपने बताया था कि वो लोगों के लिए खुल जाएगी, आसानी हो जाएगी, लेकिन असल बीआरटी का ट्रैक है वो तो मामला सब्सिड्यूस है। वो उस पर काम कब शुरू होगा? वो सब्सिड्यूस नहीं है, वो उसकी आप थोड़ी सी डिटेल बता मैं बता दूँ। कब शुरू होगा कब खत्म देखें जी, होगा? कम से कम अच्छा देखिए दो चीज़ें थी ना जी जी, बीआरटी रेड लाइन हमारे दो कंपोनेंट थे, एक लॉट 1 एक लॉट 2। लॉट 1 जो था जहाँ पे भी प्रॉब्लम हुआ है और इसको जो मिक्स ट्रैफिक लाइन है वो खोली जा रही है। जो हमारा दूसरा लॉट था उसमें जो आपका जिना एवेन्यू है कम्प्लीटली रेडी है, तैयार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे बस चलनी है वो भी तैयार है। जो बाकी नुमाइश तक जो है सॉरी ये जो ब्रिज आपकी नीपा तक जो है वो भी आपका हम अगस्त तक वो भी रेडी करवा देंगे। कुछ कंपोनेंट जो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर जिसका हमने टर्मिनेट किया है उसके 2-3 कंपोनेंट रहते हैं, उसको टेंडर के लिए हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक को भेज दिया है कि जी हमें उसको दोबारा करने के लिए, हाँ रीटेंडर के लिए। बाकी जो मिक्स ट्रैफिक है उसको हमने एक्सक्लूड करके G2G कर दिया एशियन डेवलपमेंट बैंक से परमिशन लेके FW को। वो अलहमदुलिल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत स्पीड में काम हो रहा है। तो जो लोगों की परेशानी का काम है वो दूर है। इसमें देखें रेड लाइन में सिर्फ ये इशूज़ नहीं थे, रेड लाइन में बहुत सारे इशूज़ थे। रेड लाइन में हमें NOCs के इशूज़ थे, हमारे जो यूटिलिटी थी उसको जो रीलोकेशन उसके इशूज़ थे, हमें के इलेक्ट्रिक से प्रॉब्लम हुआ, हमें सुई गैस से आज तक प्रॉब्लम हो रहा है, हमें जो है वहाँ पे सिविल एविएशन ने हमें जो NOCs रोकी हुई थी काफ़ी अर्से तक। तो बहुत सारे कंपोनेंट थे। मैं वही कहता हूँ कि किसी भी रिमोट एरिया में काम करना आसान होता है, बीच शहर में इतने थिकली पॉपुलेटेड एरिया में काम करना बहुत मुश्किल काम होता है। मतलब लोग तकरीर करने के लिए, तनकीद करने के लिए ठीक है, लेकिन मैं ये बात बता दूँ कि इसके ऊपर मुकम्मल उसका ऑडिट हो, हर आदमी का ऑडिट करे, लोगों का भी ऑडिट हो कि किसने क्या रोल प्ले किया इस BRT को कंटिन्यू करने में या कंप्लीट करने में। हर आदमी का ऑडिट होगा, हर आदमी का क्या क्या रोल रहा है, तो सारी बात सामने हो जाएगी कि कहाँ पे कोताही थी, किस किस इदारे की कोताही थी, कौन से फेडरल गवर्नमेंट के इदारे की कोताही थी, कौन से सूबाई इदारे की कॉन्ट्रैक्ट थी। और मैं कहता हूँ कि कोई बहुत बड़ा कमीशन बना लें, बहुत बड़ा इंडिपेंडेंट कमीशन बना दें और पूरे कमीशन को सारी चीज़ें बिल्कुल एक फ्री एंड फेयर करे और फिर बताए, रिपोर्ट दे कमीशन बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, उसका गवर्नमेंट का कोई आदमी शामिल ना हो, भले जर्नलिस्ट भी आ जाए, कोई भी आ जाए, और फिर वो आपकी रिपोर्ट दे दे कि जी कहाँ पे क्या किसी कोताही थी। बाकी जहाँ पे नेक नीति से जितना उसको स्पीड कर सकते थे हमने किया। हमने कहा 9 महीने जो केयर टेकर की तो उसमें एक ईंट नहीं रखी, तब सब खामोश थे, किसी ने नहीं देखा। रोड खुदा हुआ था, 9 महीने तो कोई एक्टिविटी नहीं हुई, ना अपोजिशन बोल रही थी ना कोई और बोल रहा था। तो इस तरह के इशूज़ हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नेक नीति और अभी प्रोजेक्ट इंशाल्लाह ताला ये बताइएगा एक तरफ वफाक ने सूबे से पैसे ले लिए, दूसरा गवर्नमेंट की जो बजट आई है उसमें उन्होंने ज़्यादातर मसले जो हैं वो पंजाब के रखे हैं, और सिंध के लिए 2-3 मसलों के अलावा यानी 80% बजट वो एक ही सूबे में खर्च कर रहे हैं और 40 सूबे में पैसे भी ले रहे हैं। इस पर आप क्या कहें? ये कौन सी नई बात है भाई? ये हमें अब ये रहा है कि आप देखें कि जो मोटरवेज़ पे हमें होती है कि सूबाई रोड हमारे बहुत अच्छे बने हुए हैं, फेडरल जो रोड है हमारे वो अच्छे नहीं बने हुए। जो फेडरल रोड हमारे अच्छे नहीं बने हुए, जो कि फेडरल गवर्नमेंट के हमारे सूबे में रोड हैं, तो वो सारा किसने बनाने हैं? वो आपने बनाने आपकी फेडरल गवर्नमेंट ने। फेडरल गवर्नमेंट ने हमेशा जो है सूबा सिंध को जो है वो इग्नोर किया, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। आपके अगर पंजाब के एक एक शहर से 3 मोटरवेज जा रहे हैं तो सिंध के जो मेन, और ये रोड ये मोटरवे मैं इनको क्या क्या थके, ये सिर्फ ये सिंध की मोटरवे नहीं, पाकिस्तान की मोटरवे है।
आप M9 से शुरू करें सक्खर तक, ये पूरे पाकिस्तान की मोटरवे, पूरे पाकिस्तान का गेटवे कि पूरे जगह बना लो जहाँ पे आपका बॉटल लेके उसको आप छोड़ दो। तो ये फेडरल गवर्नमेंट की नाअहली है, कोताही, और मैं कह सकता हूँ कभी कभी कि बदनीयती भी रही है हमेशा। लेकिन इंशाल्लाह ताला इस पर अभी हमें अश्योरेंस मिली है कि इस बार पैसे रखे जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला वी आर होपफुल कि कोई बेहतर रिजल्ट आएगी। शर्जील साहब ये बताइएगा, ई चालान के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स की जो हड़ताल चल रही है, तो ये कब तक ये सिलसिला इसी तरह जाएगा? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि जहाँ पे जायज़ चीज़ होती है हम कहते हैं जायज़ है, जब नाजायज़ होती है नाजायज़ है। किसी को भी मतलब आप एतराज़ किस चीज़ पे कर रहे हो? आप एतराज़ इस चीज़ पे नहीं कर रहे हो कि मैं एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हूँ, मैं शराफत से अपनी गाड़ी चलाऊँगा, मैं कोई वायलेशन नहीं करूँ। आप कह रहे हो कि यार अगर मुझे जो है वो वायलेशन करनी है, मुझे कानून तोड़ना है, मुझे कानून की परवाह नहीं है, और आपने जुर्माने बड़े किए, वो जुर्माने कम करो, तो इसकी कोई लॉजिक नहीं बनती। मैं हमेशा बड़े मौजूद है ट्रांसपोर्टर हजरात, उनको मैंने 10 दफ़ा कहा, मैंने कहा जी आपकी डिमांड गलत है। डिमांड आपकी इसलिए गलत है कि आप वायलेशन करो ही नहीं तो आपको 1 रुपया भी चालान ना हो। हम तो कहते हैं कि हमने बड़े हैवी चालान किए हैं, ठीक है, हम मानते हैं हमने हैवी चालान किए, और हम कहते हैं कि जी अल्लाह करे 1 रुपया भी उसमें जमा ना हो महीने में पूरे में। अगर आप वायलेशन नहीं करोगे नहीं आपको भरना पड़ेगा, लेकिन आपने कहते हैं मुझे वायलेशन भी करनी है और फिर मुझे पैसे भी भरने, तो वो बात मुनासिब नहीं है। अच्छा सर, मेरा ये जमाल सवाल साहब। है कि यहाँ अजीब किस्म की प्रोपेगंडास होती है। हाँ, बताएं। ये भी प्रोपेगंडा है कि वज़ीर आला से तब्दील किया जा रहा है। एक एंकर साहब ने भी ये बात की और उसने इनडायरेक्टली आपकी तरफ भी इशारा किया। जी। तो क्या वज़ीर आला से को तब्दील किया जा रहा है? अभी आपने क्या ज़बरदस्त बात बोला कि एक प्रोपेगेंडा है। जब आप जमाली साहब आप खुद कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा है, तो उसको मैं जवाब देना लाजमी है या नहीं है ये बताएं मुझे। अगर आप कह रहे हो प्रोपेगेंडा, आपका नाम लिया गया इसलिए बोल। मेरा नाम नहीं लिया था। अच्छा खैर, दूसरी वो मैंने देखा है, वो मैंने उस टीवी के चैनल के मालिक को भी लिखा है। अच्छा, हाँ, अब मैं आपको बताऊँ, मैंने उस टीवी चैनल के मालिक को भी लिखा, उस टीवी चैनल के एक और जो नंबर 2 है उसको भी लिखा, फिर उस एंकर साहब को भी लिखा। मैंने कहा जी आपने जो है वो जो खबर चले उसमें सदाकत नहीं है। और दूसरी बात देखें, अनफॉर्चुनेटली मीडिया का बड़ा एहतराम है, लेकिन मीडिया में अब कहते हैं कि अगर काम ना हो तो अपनी तरफ से बैठ के मनगढ़ंत खबरें बनाई जाती हैं। अभी आपने इससे देखा बजट से पहले कितना था कि जी वो कौन सी 28वीं तरमीम आ गई, ये हो गई, कितने चैनल के एंकर्स ने कही बातें। ये ऑलमोस्ट सारे बड़े छोटे चैनल में 8 बजे का और 10 बजे का शो ये था कि जी ये 28वीं तरमीम आ रही है, और जी और पीपल्स पार्टी को जो है वो ये प्रेशर, और ये कहाँ गई 28वीं तरमीम। हाँ, NFC पे भी आया, कहाँ गई वो सब चीज़ें। तो माजरत के साथ मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता। अगर मीडिया में बैठे हुए लोग ये समझें, और अब उससे ज़्यादा बढ़ गए हमारे माशाल्लाह यूट्यूबर हजरात, और जिनका बस वो क्या कहते हैं, सिर्फ एक क्लिप में ऊपर हेडलाइन बनानी होती है, क्लिप में ऊपर हेडलाइन बनानी होती है जिसमें कुछ चटपटी चीज़ हो, फिर ये तब्दील हो रहा है, वो तब्दील हो रहा है। कोई तब्दीली नहीं हो रही। ये सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूँ कि अगर बैठ के घर बैठा हर चीज़ का रोज़ाना जवाब देने का टाइम हमारे पास भी नहीं है कि आप रोज़ाना घर बैठे मन घड़त किस्म की या अपनी ख्वाहिशों पे कोई जो है वो चीज़ें बनाते रहें, और हम बैठ के रोज़ाना तरदीदें करते रहें, स्टेटमेंट निकालते रहें। आपके अगर वो क्लिप किसी ने नहीं देखा तो हमारा क्लिप रोज़ पूरी दुनिया देखे। तो इसका मकसद ये मेरे भाई कि हमारे कुछ जो हैं वो एंकर हजरात साहिबान जो हैं वो उनकी आदत है, मैं उनकी बड़े एहतराम के साथ, आप पता है कि हमने पीपल्स पार्टी ने बद से बदतरीन भी मीडिया ट्रायल को बड़े एहतराम और इज़्ज़त के साथ जो है वो किया है। अब इसमें वैसे दूसरी एक चीज़ है वो पीका लगता है, लेकिन मैं पीका वाली बात अभी नहीं करूँगा क्योंकि हम पीपल्स पार्टी पर्सनली हम पीका पर यकीन नहीं रखते कि आप विलिंग नहीं है कभी भी वज़ीर आला बनने की? बिल्कुल मैं विलिंग नहीं हूँ, बिल्कुल विलिंग नहीं हूँ। मैं आपको बिल्कुल साफ बता रहा हूँ, ये फैसले पार्टी ने करने। एक बेहतर वज़ीर आला आपके पास मौजूद है जो कि वज़ीर आला जो परफॉर्मेंस दे रहा है। आप पाकिस्तान के 4 वज़ीर आलाओं का मुवाजना कर लें, आपको एक बेहतर वज़ीर आला मिल रहे हैं, तो फिर आपको क्यों खामखा चेंज। हाँ, चेंज जब आती है जब आप कुछ चीज़ें आपकी ख़राब हो रही होती हैं, आपकी चीज़ें दिन ब दिन बेहतर हो रही हैं, आपके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं, आपकी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। तो ये वही ख्वाहिशी जो है चीज़ें। और आपको बताऊँ कि अगर उनको सोचें ना तो वो मैं समझता हूँ, अगर उनके पूरे प्रोग्राम के वो लफ्ज़ देखें कि जी कि एक तैयार है, एक तैयार नहीं, एक राज़ी नहीं, तो ये मैं समझता हूँ कि ये और किसी के खिलाफ नहीं, ये मेरे खिलाफ साजिश है। ये किसी और के खिलाफ नहीं, ये मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। जब भी इस तरह की बातें की जाती हैं हम समझते हैं ये हमारे खिलाफ साजिश हो रही है कि जी आप कहते हैं कि 2 लीडर हैं, एक लीडर को पसंद है, एक लीडर को पसंद नहीं। तो ये कोई जो फरमाइशी प्रोग्राम नहीं होता, ये फिर दूसरे तरीके से फरमाइशी प्रोग्राम होता है कि जी अगर आपको किसी के खिलाफ साजिश करनी है तो आप बोले जी आपसे एक लीडर राज़ी, एक लीडर राज़ी नहीं है। तो ये इस तरह की जो है वो साजिश की जाती है, बस इसका हकीकत से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। बिजली और गैस की बड़ी लोड शेडिंग है कराची में देखा जाए तो वहीं पे जो है 16-12 घंटे लोड शेड, चाहे गैस हो चाहे बिजली हो। इस पर आप क्या आपको लिखेंगे या क्या कहेंगे?
देखिए जी, हम खत लिखे हैं, चीफ मिनिस्टर साहब ने खत पे लिखे, हमने पानी पे भी, आपने पानी को भूल गए। सिंध में जो है बिजली की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, गैस की लोड शेडिंग ज़्यादा है, पानी का हिस्सा जो है वो 20-25% जो हमें कम मिल रहा है, उस पर अरसा को खत पे लिखा वज़ीर आला साहब ने। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं, ज़्यादतियाँ, इस पर हम लोग जो है अपना मसला रेज़ भी कर रहे हैं और हम सबको बता भी रहे हैं कि जी ये ज़्यादतियाँ ना होती रहें और सिंध को उसके जो उसका जायज़ हकूक़ है उसको मिलते रहते हैं। अच्छा, सिंध असेंबली में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि सिंध में जो है ना यूनिट्स बनने चाहिए और मुल्क में यूनिट्स बनने चाहिए, एक बेटा है, 4 बेटे हैं, ये समझ गया तो क्या बोल रहे हैं? समझ गया आप किसी बात करें, बोल रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं? बोल रहे तो क्या करेंगे, बोलने तो मैं कहता हूँ कि जी फलाना जगह के 50 यूनिट बन जाए तो नहीं बनते ना। और हर चीज़ का एक आइन में एक तरीक़ाकार लिखा है, पहले आप ऊपर से पहले सिंध असेंबली ने इसको पास करना है 2/3 मेजॉरिटी से, फिर आपके पास नेशनल असेंबली सेनेट में 2/3 मेजॉरिटी हो। जिसको शौक है वो करारदाद ले आए, उसका जवाब और हशर अपना खुद देख ले। हाँ जी, ये सबसे कश्मीर का मामला भी बड़ा जी देखिए जी, ये गिलगित बल्तिस्तान इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी हुकूमत बना रही है और PMLN जो है वो उसने अनकंडीशनल सपोर्ट की है पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाने के लिए। और आप देखें कि मैं आपको एक बात बताऊं, पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अगर लिटरेसी रेट है तो वो कहाँ है, ये सारे आप साफ़ी बैठे में पूछ रहा हूँ, वो गिलगित बल्तिस्तान में है। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट गिलगित बल्तिस्तान में है, क्राइम कम से कम है। तो मैं समझता हूँ सब लोग, हमारे पूरा पाकिस्तान में हर आदमी हमारा मौजूद है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ज़्यादा शऊर रखने वाली है। और उसने इन हालात में जब फेडरल गवर्नमेंट किसी और की थी फिर भी उन्होंने पीपल्स पार्टी को बहुत बड़ी तादाद में जितवाया। गिलगित बल्तिस्तान में आप देखें कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और मोहतरमा आसफा भुट्टो ज़रदारी साहबा के जो कैंपेन चली, लोगों ने बहुत तारीफ़ की। लोग जो है पीपल्स पार्टी को प्यार करते हैं, लोग शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को प्यार करते हैं, लोग शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बहुत बड़े अकीदतमंद हैं। तो उस आवाम ने जो फ़ैसला दिया वो पीपल्स पार्टी के हक़ में दिया। तो तभी तो हम कहते थे कि चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर बेनज़ीर। तो यही वजह है कि आप पीपल्स पार्टी को ये देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने वहाँ पे बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ जो है वो वहाँ पे सीट जीती और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी वहाँ पे हुकूमत बनाएगी। कश्मीर का जी मसला चल रहा है और कश्मीर पे जो है वो मुशावरत भी चल रही है और सब चाहते हैं कि ये हालात बेहतर हों और बेहतर हालात के साथ आगे बढ़ा जाए। जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो कैमरामैन एसोसिएशन को कि आप मुंतखब हुए हैं और अल्लाह आपको जो है वो खुश रखे। और जो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के ज़रिए जो भी चीज़ होंगी आपकी इंशाल्लाह ताला इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट अपना फर्ज